नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो घटना है ये हमें सुशील जी ने भेजा है। सुशील जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और एक लैब टेक्नीशियन हैं। ये घटना इनके साथ में 2011 में हुई थी। तो क्या हुआ था, उनके साथ में क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुशील है। मैं गाजियाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वैसे तो मैं कई हॉस्पिटल में, कई नर्सिंग होम में काम कर लिया था। अब मुझे एक अच्छी ऑफ़र मिली थी जो हमारे शहर से एक दूसरे शहर में थी, थोड़ा दूरी पर था। ऑफ़र बहुत बढ़िया थी और मैं सोच रहा था कि वहाँ पर चला जाए। और मैं अपने परिवार से बात किया तो पिताजी कहने लगे कि देखो, दूर है वो जगह और यहाँ पर तुम्हें क्या दिक्कत है। अब थोड़े पैसे के लालच में तुम इस शहर के छोड़ के जाओगे। मैं कहा पिताजी से कि देखो पिताजी, समस्या है कि यहाँ पर सैलरी बढ़ नहीं रही है और जब तक मैं ऐसे अपने जगहों से दूर नहीं जाऊँगा, कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी, तब तक सैलरी बढ़ेगी नहीं। अब मुझे सैलरी को बढ़वाना है। अभी जो पैकेज मुझे मिल रहा है बहुत बढ़िया है, इसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन पिताजी बहुत समझाते रहे कि देखो बेटा, ठीक है, मान लिया कि पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कम से कम अपने शहर में तो तुम हो ना। अब दूसरी शहर में जाओगे, वहाँ क्या समस्याएं खड़ी होगी, कई तरह की बातें होती है। लेकिन मैं अपने धुन में था, पिताजी को बात तो नहीं माना और उस नौकरी को मैंने ले लिया। जब मैं उस नर्सिंग होम में पहुंचा तो देखा कि बड़ा सा नर्सिंग होम है। 3 मंजिल तो ऊपर था और एक बेसमेंट भी था। बेसमेंट में सीटी स्कैन वगैरह, मशीनें वगैरह सब लगी हुई थी और ऊपर में जो हमारा था ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन था और उसके थोड़ी दूरी पर हमारा जो लैब था, लैब में जो हम ब्लड टेस्ट वगैरह क्या करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मशीनें वगैरह लगी हुई थी नीचे में, कोई भी टेक्नीशियन नहीं था चलाने वाला। मैंने पता किया कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं तो ऑपरेटर क्यों नहीं है, चलाने वाला क्यों नहीं है। तो वहाँ भी कुछ स्टाफ नया था, शायद पुराने में से कोई नहीं था। रिसेप्शन पर जो मैडम बैठी थी उससे हमारी थोड़ी बातचीत होती थी। वो कहने लगी कि सुशील जी, जैसे आप नए हो वैसे मैं भी नया हूँ। कुछ ही अभी महीने हुए हैं हमें इस जगह पर आए हुए। विशेष जानकारी तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ इतना सुनी हूँ कि ये मशीनें काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी है। इसमें काफ़ी पैसा लग चुका है, बार बार मशीनें ख़राब हो जाती हैं और इसीलिए इस मशीनों को छोड़ दिया गया है और तभी इसको चलाने वाला कोई नहीं है। खैर, हम 2 टेक्नीशियन थे। मेरी जो ड्यूटी थी दिन में थी और एक टेक्नीशियन जो थे उनकी रात की ड्यूटी थी। और एक दिन जब मैं दिन की ड्यूटी कर रहा था, अचानक जो नाइट वाले टेक्नीशियन थे वो किसी कारणवश से नहीं आए। हालांकि मेरे जाने का टाइम हो चुका था। जिस घर में मैं रहता था किराए के घर पे, लेकिन जब तक कोई
टेक्नीशियन नहीं आ जाए, कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। अब मुझे जो ड्यूटी के जो ऑफिसर थे वो कहने लगे कि सुशील आपको आज रुकना पड़ेगा। मैं बोला सर देखो सुबह से लेके और इतनी शाम हो गई है, मैं अपने काम पर जुटा हुआ हूँ, थक गया हूँ सर, मुझे घर जाना है, आराम भी करना है। तो कहने लगे वो ड्यूटी ऑफिसर कि ठीक है हम मान लिए, लेकिन इमरजेंसी में तो रुकना ही पड़ेगा। मैंने बहुत उनसे विनती की कि मुझे थकावट हो रही है, तो कहने लगे कि दवाई ववाई ले लो, लेकिन आज रात तो रुकना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं रुका उस जगह पर। खैर अब रात के 10 बज रहे थे। हमारे पास में ऐसा कोई काम नहीं आया था इमरजेंसी वाला। अब मैं अपने लैब में बैठा हुआ और बस लग रहा था कि बस सो जाऊं। शरीर बिल्कुल थका थका हुआ महसूस हो रहा था, आंखों में नींद छा रही थी। रिसेप्शन पर अब दूसरी मैडम आ चुकी थी। मैं उनसे जाकर के बोला कि दीदी अभी कोई काम तो है नहीं, कोई अभी तक सैंपल नहीं आया टेस्टिंग के लिए, तो मेरा तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। आप कहो तो मैं 2-3 घंटे कहीं पर जाके आराम कर लूँ, अब कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे बता देना। लेकिन वो भी नई लड़की थी, वो भी डर रही थी। वो कहने लगी कि नहीं सुशील जी, मैं तो नहीं बोल सकती कि आप जाकर सो, आपको तो ड्यूटी ऑफिसर से बात करना पड़ेगा। मैं उसको समझाने लगा कि दीदी मैं कहीं बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर में कहीं पर सो जाऊँगा, आप मुझे बस फ़ोन कर देना, ये रहा मेरा नंबर। फिर वो समझ गई मेरी बात को, कहने लगी कि देखो सुशील अभी डॉक्टर का राउंड का टाइम है, 12 बज जाने दो, इसके बाद तुम 1-2 घंटे आराम कर लेना, बाकी मैं देख लूँगी। अब मैं फिर अपने लैब में आकर के बैठ गया था। अभी तो बहुत टाइम था 12 बजने में। अब मैं इंतज़ार करता रहा, आंखों में नींद छाती रही। अब कई बार तो मैं झपकी ले चुका था, मुझसे नींद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर कहाँ सोने के लिए जाऊँ, क्योंकि मैं लैब में तो सो नहीं सकता था। तो मुझे ध्यान आया कि हमारा जो बेसमेंट में जो हमारा स्टोर है वो खुली जगह है, और वहीं पर जाकर के मैं लेट जाऊंगा, और नीचे का बेसमेंट की चाबी मेरे पास थी। 12 बज चुका था। मैं अब ड्यूटी नर्स के पास पहुंचा। अब मैंने उससे बोला, रिसेप्शन पर बैठी हुई थी, यानी कि दीदी अब मैं जा रहा हूँ, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं नींद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं बहुत थका हूँ। वो कहने लगी देखो जाओ, और जैसे मैं फ़ोन करूँगी तुम आ जाना, मेरे ऊपर में कोई बात ना आए। मैंने बोला दीदी बिल्कुल नहीं आएगी। अब फिर मैं बेसमेंट की तरफ चल पड़ा था। बेसमेंट की चाबी थी मेरे पास में, बेसमेंट का दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा अंदर से सिटकनी लगा दिया। मेरा जो स्टोर था उसमें खोल दिया गेट को। जगह तो काफ़ी थी उसमें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर लेटा जाए। अब नीचे कुछ बिछाने का भी मेरे पास में नहीं था कि आखिर फर्श पर मैं कैसे गंदी फर्श पर सो जाऊं। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसे मैं फर्श पर बिछा सकूं। तभी मुझे जो सिटी स्कैन वाला रूम था, MRI वाला रूम था, उसका ध्यान आया। कह रही उसमें तो गद्दा होता है और उसमें तो मैं मज़े से आराम से सो सकता हूँ। मैं अब MRI रूम का दरवाज़ा खोल दिया, लाइट जला दिया। मशीनें बिल्कुल खामोश पड़ी हुई थी, कवर उस पर लगा हुआ था, पूरा प्लास्टिक से ढका हुआ था। हाँ, जो स्ट्रेचर था उस पर गद्दा लगा हुआ था। अब मैं सोचा कि चलो इसी पर लेट जाते हैं। अब मैं उसी मशीन के जो गद्दा था,
जो मशीन के अंदर जाती थी पूरा स्ट्रेचर, उसी पर मैं लेट गया। हालांकि वो मशीन बिल्कुल रैप किया हुआ था, प्लास्टिक कवर से ढका हुआ था ताकि गंदगी गर नीचे उसके अंदर ना जाए। मैं अब उसी स्ट्रेचर पर लेट गया था और लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मेरी जब आंख खुली तो उस कमरे में तो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं उस कमरे का लाइट जलाया था और अंदर से दरवाज़ा सिटकनी उसका भी बंद कर दिया था। है कि महंगी मशीनें हैं, मैं नहीं चाहता था कि कोई उसमें आ जाए। वैसे तो बेसमेंट का दरवाज़ा तो पहले ही मैं अंदर से बंद कर दिया था। अब मुझे लगा कि मेरे पास में कोई सांस ले रहा है, लंबी लंबी सांस ले रहा है, और उसी वजह से मुझे नींद जो थी वो खुल गई थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। मैं अपने पास में किसी को महसूस कर रहा था। उसकी सांसों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं एकदम चौंक गया था कि मैं तो इस जगह पर सोया हुआ था, लाइट जल रही थी और अचानक अंधेरा कैसे हो गया, इस रूम में कैसे कोई आ गया, जबकि बाहर का भी दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है और इस रूम का भी दरवाज़ा सिटकनी मैं अंदर से बंद किया हुआ और कोई इसमें आने का रास्ता तक नहीं है। लेकिन मुझे वहाँ पर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अंधेरा क्यों है, हमारे बगल में जिसकी सांस लेने की आवाज़ आ रही है वो कौन सा व्यक्ति है। मैं अब स्ट्रेचर से उठ करके बैठ गया था। अब अंधेरे में आंखें गड़ा करके देखने लगा और तभी मेरे बगल में एक काले रंग का इंसान, वैसे तो अंधेरी रात थी लेकिन उसके जो कपड़ा था वो बिना कपड़ों के था। पूरा शरीर उसका बिल्कुल काला सा दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े बाल थे उसके जो झूल रहे थे। अब उसकी शक्ल मुझे साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, देखने में जरूर लग रहा था कि वो कोई जेंट्स है और सांसों की आवाज़ उसकी साफ साफ मुझे सुनाई पड़ रही थी। मैं अब पूछ ही बैठा, अरे भाई, इस कमरे में तुम कैसे आ गए और ये लाइट कैसे चली गई है, इतना अंधेरा क्यों हुआ पड़ा इस जगह पर। बस इतना ही बोला था और वो इंसान जो मेरे बगल में खड़ा था और वो मेरी तरफ नजदीक आ गया। मैं उठ के बैठा हुआ था उस स्ट्रेचर पर और वो मुझे जबरदस्ती उसी स्ट्रेचर पर लिटा दिया। अब उसकी जो सांसों की जो आवाज आ रही थी उसमें एक बदबू सी आने लगी थी। सड़ी हुई बदबू सांसों से निकलने लगी थी उसकी। मैं बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, मुझे क्यों जबरदस्ती लिटा रहे हो। लेकिन वो तो एकदम ताकतवर था। मुझे उस जबरदस्ती स्ट्रेचर पर लिटा रखा था। मैं उठने का कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं चिल्ला रहा था कि भाई तुम कौन हो, मुझे यहाँ इस जगह पर क्यों जबरदस्ती लिटा रहे हो, और तुम हो कौन, तुम अंदर कैसे आए। मैं ये सब बातें उससे बोल रहा था, वो भी जोर जोर से। तभी ना जाने क्या हुआ, वो मेरे सर पर अपना एक हाथ रखा। वैसे तो एक हाथ से मेरे पूरे शरीर को दबा रखा था। आज सर पर जैसे ही उसने हाथ रखा, उंगलियां अपनी फिराई, मुझे लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और धरती पर अचानक गिरा हूँ। फिर मुझे होश नहीं था। जब मुझे फिर आँख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि मशीन चलने की आवाज़ आ रही है। और एक जो मशीन चलती है MRI की, उसमें बहुत तरह की आवाज़ें निकलती है। अब मैं उस मशीन के अंदर में हूँ, अब मशीन चल रही है, उसमें तरह तरह की आवाज़ें निकल रही है। अब तो मैं जैसे शौक में रह गया था कि ये हो क्या रहा है।
मैं इस मशीन के अंदर कैसे पहुंच गया? ये तो मशीन बहुत दिनों से बंद पड़ी है, इस पर तो प्लास्टिक का कवर लगा हुआ था। ये हो क्या रहा मेरे साथ में? मैं स्ट्रेचर से मशीन के अंदर में था और मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें निकल नहीं पा रहा था, ना उठ रहा था। हाँ, मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भाई कौन हो तुम, और कौन कौन है जो मुझे मशीन के अंदर में डाल रखा है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, इसके अंदर मुझे नहीं जाना है। लेकिन जो भी था वो बिल्कुल मेरी बात को सुन नहीं रहा था। हाँ, मैं उसकी परछाई जैसा शरीर देख रहा था जो सामने की मेरे पैरों की तरफ एक बार धुंधली धुंधली नजर आ जाती थी। और फिर मुझे वो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन मशीन लगातार चल रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। अब मैं छटपटा रहा था उस जगह से निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। जैसे वो स्ट्रेचर मुझे जकड़ रखी है, मुझे हिलने तक नहीं दे रही है। मैं अब समझ गया कि हो ना हो ये जो खेल मेरे साथ में हो रहा है, ये ज़रूर कोई भूतहा खेल है कि मैं कुछ घटनाएं सुना था कि भूत प्रेत भी होते हैं और कुछ ऐसे भी खेल खेलते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता। अब मुझे तो बिल्कुल पक्का यकीन हो चुका था कि मैं किसी भूत के माया जाल में फंस चुका हूँ। अब मुझे तो भगवान ही इस जगह से निकाल सकते हैं और इंसान की बस की तो बात नहीं है। मैं हनुमान चालीसा का पढ़ने वाला व्यक्ति था। अब मुझे मालूम था कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए ऐसे वक्त में। हाँ, वही मैंने हनुमान चालीसा का जाप अपने मन में करना शुरू कर दिया। मैं जैसे जैसे जाप करना शुरू किया, अब उस जगह का जो आवाज़ें थी, अजीब गरीब जो आवाज़ें निकल रही थी, वो धीरे 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 कम होने लगी थी। मशीन का मूवमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन इस काम में टाइम लगा था। मुझे आइडिया नहीं कि मैं कितना देर तक हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, और आखिरकार जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता पढ़ता और अचानक मुझे लगा कि मुझे गहरी नींद आ रही है। अब फिर मेरी आंखें बंद हो गई थी। अब जब फिर मेरी आंख खुली तो मैं मशीन के बाहर जिस जगह पर मैं स्ट्रेचर पर सो रहा था, उसी जगह पर था। लाइट कमरे की जल रही थी। मशीन जैसे वो प्लास्टिक में रैप किया हुआ था, वैसे कि वैसे ही रैप हुआ पड़ा था। अब मैं गर्दन घुमा कर देखा आसपास में, लेकिन मुझे वहाँ पर वो काला आदमी मुझे नज़र नहीं आया जो बिल्कुल बिना कपड़ों के था। अब फिर तो मैं देर नहीं किया उस जगह से बाहर निकलने में। जल्दी से सिटकनी खोली और मैं सीधा भागता हुआ बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंच गया था। अब वहाँ की भी सिटकनी खोली और सीधा मैं वो दरवाज़ा बंद किया और सीधा ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। मैं परेशान, हाँफता हुआ, डरता हुआ रिसेप्शन पर पहुंचा। जो ड्यूटी नर्स थी भी वहाँ पर, वो मेरी हालत देखकर कहने लगी, अरे सुशील भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? ये तुम्हारे नाक से खून कैसे निकल रहा है? क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे साथ में झगड़ा हुआ क्या? मैं अब देखने लगा कि वाकई मेरे नाक से खून टपक रहा था। मुझे तो इतना होश भी नहीं था। हाँ, मैं वहीं पर जमीन पर नीचे गिर गया और कहने लगा कि दीदी दीदी, मेरे साथ में ना जाने क्या क्या हुआ है उस बेसमेंट में। अब फिर मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश में आया तो मैं बेड पर पड़ा हुआ था अपने हॉस्पिटल के एक रूम में, और डॉक्टर मुझे देख रहे थे। मुझे होश में आता देख डॉक्टर कहने लगे, अरे क्या हुआ सुशील, तुम ठीक हो ना? अब मैं देखा कि मेरे आसपास में भी लोग, नर्सें खड़ी हैं, डॉक्टर भी खड़े हैं। मैंने बोला, हाँ जी। वो कहने लगे, क्या तुम बेसमेंट में गए थे सोने के लिए? मैंने बोला, हाँ जी, मैं गया था,
क्योंकि दिन की ड्यूटी थी मेरी, और ये मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हुआ। वो डॉक्टर हंस के कहने लगा कि सुशील, तुम तो वाकई डर चुके हो। वहाँ पर ऐसा क्या देख लिया था कि तुम इतना डर चुके थे और दीवार से टकरा करके अपने नाक फोड़ लिया? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं कहीं टकराया नहीं था, ना मैं कहीं गिरा हूँ। मेरे साथ में ये जो घटना हुई मैंने अपने आंखों से देखा, सब कुछ महसूस किया है। लेकिन वो डॉक्टर हंसने लगे। वो कहने लगे कि कभी कभी सपनों के साथ में भी ऐसा होता है। तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा और तुम वहाँ से नींद में ही भागे होंगे और टकरा कर गिर गए होंगे, तभी तुम्हारी ये नाक पर चोट लगी है। अब खैर मैं बड़े डॉक्टर के आगे क्या बोलूं। अब जैसे तैसे रात हमारी वहाँ पर निकली। इलाज तो डॉक्टर साहब ने कर ही दिया था। अब मैं इस नर्सिंग होम में अब 1 मिनट रुकना नहीं चाहता था। मैं समझ गया था कि नीचे जो बेसमेंट के एरिया है जिसमें मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ कुछ न कुछ तो चल रहा है। लेकिन इन डॉक्टरों को, इन स्टाफ को कुछ भी मालूम नहीं है। वो तो मुझे ही दोष दे रहे थे कि तुम नींद में होगे, कोई भयानक सपना देखा होगा और तुम दीवार से टकरा गए होगे, तभी तुम्हारे नाक में चोट लगी है। सुबह होते ही मैं उस जगह को छोड़ दिया था। अब पिताजी को फ़ोन पर सारा हाल बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। पिताजी ने फौरन कहा कि बेटा, सब कुछ भूल जा और जल्दी उस जगह से वापस आ जा, अपने घर आ जा वापस। तो वही पुरानी नौकरी पर आ जा, हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है बेटा, तो सकुशल घर पहुंच, इसके बाद हम बात करेंगे। अब मैं अगले दिन घर पर पहुंच गया था। पिताजी को सारा हाल दोबारा से बताया, अपने माँ को बताया, परिवार को बताया। हाँ, सब मेरी बात सुन करके डर गए थे। पिताजी कहने लगे कि जरूर बेटा, वहाँ पर कुछ भूतिया घटना हुई होगी और तभी वो जगह मनहूस है और तेरे साथ में ऐसी घटना हुई है। तो बेटे, आप वहाँ जाने की कोशिश भी मत करना, अपनी पुरानी नौकरी पर लौटा और जितना तू कमाएगा उसी में हम लोग गुजारा कर लेंगे, लेकिन पैसे की लालच मत कर। मुझे अब समझ में आ चुका था कि मुझे ये जो पहली पुरानी नौकरी है यही मुझे करना चाहिए। हाँ, मैं फिर 2 दिन आराम करने के बाद में अपनी पुरानी नौकरी पर लौट गया था। हाँ, इसके बाद में हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अनुभव है, कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाल रखा है, अपलोड किया हुआ है। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको बहुत सुनने में आनंद आएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दिया हुआ है, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना में, एक नई कहानी के साथ। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।